नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा और इस वक्त हम हैं बिहार की राजधानी पटना की पालीगंज विधानसभा में, जहां से जदयू यानी कि बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के प्रत्याशी हैं जयवर्धन यादव, जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पहला सवाल आपसे तो यही है कि आप राम लखन सिंह यादव जी के पोते हैं, जिनको शेर बिहार भी कहा जाता है। और अगर आपके थोड़ा इतिहास की बात करें तो आप पिछली बार राजद से विधायक थे, अभी आप करंट विधायक आप यहीं हैं और इस बार आप जदयू से लड़ रहे हैं। तो पहला सवाल तो यही है कि आपको राजद छोड़ के जदयू क्यों ज्वाइन करनी पड़ी? देखिए, जैसे मैंने पहला भी कहा है, पहले इससे पूर्व में भी मैं इस बयान को दोहराते रहा हूँ कि सवाल है कि जब आप अपने घर में रहते हैं, पूरी निष्ठा से वहाँ कार्य करते हैं, काम करते हैं, जो भी दल का आदेश होता है उसको पूरा करते हैं, उसके बावजूद आपको तिरस्कार सहना पड़ता है। आपके पूर्वजों को बातें बोली जाती हैं, आपके पिता को बातें बोली जाती हैं, तो ये कौन बर्दाश्त करेगा? कारण यही है, मेरी पूर्वज दल राष्ट्रीय जनता दल में मैंने पूरी निष्ठा से कार्य किया था, लेकिन संभवतः मेरा निष्ठा से कार्य करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा घात हो गया। और क्या बोल सकते हैं इसमें। एक आरोप ये भी लग रहा है कि आपकी तरफ से या आपके सहयोगियों की तरफ से कि मीसा भारती, उनकी तरफ से टिकट के लिए पैसा मांगा गया, क्या ये बात सही है? नहीं, मैंने इसका जिक्र कहीं नहीं पाया है, न मैं ये बोल रहा हूँ कि टिकट के लिए मुझसे पैसा मांगा गया है। लेकिन कुछ कागजात सामने हैं मीडिया में भी, जिससे स्पष्ट है कि राष्ट्रीय जनता दल में टिकट देने का मापदंड क्या है। उसमें मैं विशेष नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मेरी तरफ से ऐसा कोई आरोप नहीं है। मेरी तरफ से आरोप है कि मात्र रोकने के लिए, मेरे राजनीतिक कदमों को रोकने के लिए, या मात्र इसलिए कि मैं किसी प्रतिष्ठित परिवार का सदस्य हूं और ईमानदारी से समाज सेवा करना चाहता हूं और राजनीति करना चाहता हूं, इसलिए मेरे कदमों को रोका जा रहा है और मेरे पूर्वजों को तिरस्कृत करके रोका जा रहा है। संभवतः ये तरीका राजनीति में सही नहीं है। तिरस्कृत करके आपने बोला, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सो क्या? देखिए, अगर आप सोशल मीडिया के पन्नों को पलटेंगे आपको अपने स्पष्ट हो जाएगा। पालीगंज में हैं कुछ ऐसे लोगों को जिनका राजनीतिक वजूद नहीं है, भगौड़े किस्म के लोग हैं कुछ, उनके द्वारा लगातार मुझे गालियां दी जा रही थी। मैंने दल में भी इसकी शिकायत की। उनमें से एक अभी निर्दलीय चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो मेरी शुभकामनाएं हैं उनको भी। लेकिन मैंने लगातार दल में इसकी शिकायत की। उन लोगों को प्रोत्साहित किया गया कि ये हट जाएगा तो आपको बढ़ावा मिलेगा। उसके अलावा और एक आध लोग हैं जो अभी घूम रहे हैं 3 तारा के साथ। वैसे लोगों के द्वारा लगातार फेसबुक पे, अन्य सोशल मीडिया माध्यमों से मुझे गालियां दी जा रही थी। मेरे पूर्वज को, मेरे समर्थकों को धमकी दी जा रही थी। मैंने दल में शिकायत भी की, दल के शीर्षस्थ नेताओं से शिकायत की। उसमें मैं विशेष नहीं बोलूँगा, लेकिन दल के शीर्षस्थ नेताओं से मैंने इसकी शिकायत की थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मुझे निराशा हुई। मैंने अपने लोगों से राय किया और मैंने राष्ट्रीय जनता दल छोड़ दिया। राम लखन यादव जी, उनका एक अपना बड़ा इतिहास है। उनको जो लोगों ने मुझे बताया कि उनको यादवों का पोप भी कहा जाता था और उनके तमाम किस्से हमने सुने हैं कि पटना के गांधी मैदान में एक बार उन्होंने बोला कि एक पैर पे खड़े हो जाना चाहिए यादव समाज को आगे बढ़ने के लिए, और पूरा पटना का मैदान, जितना भीड़ थी लोग वहाँ पे, वो एक पैर पे खड़े हो गए। तो उनको बोलना पड़ा नहीं एक पैर पे नहीं खड़ा होना। बात दूसरी थी। एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूँ, लोग इसको बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। उन्होंने जरूर बोला था कि एक पैर पे खड़ा होना चाहिए, लेकिन हिंदी भाषा में ये व्यवहारिक है, भाषा का एक तरीका है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लोग एक पैर पे खड़े नहीं हुए थे। मेरे ख्याल से लोगों को इतनी बुद्धि होती है कि एक पैर पे खड़े होने का मतलब क्या होता है। कुछ लोग जो उनको रोकना चाहते होंगे, उन्होंने इसका व्यर्थ मतलब निकाल लिया होगा, वो अलग बात है। आपको कोई किस्सा याद रह जाता हो उनका? मुझे एक किस्सा बस याद है कि मतलब बचपन की बातें हैं। मैंने उनको कभी विचलित नहीं देखा। मैंने हमेशा पाया कि उनमें आत्मविश्वास था और भीतर से बहुत हिम्मत थी उनमें। आप ये समझिए कि मेरे परदादा थे, बचपन में ही गुजर गए थे। संभवतः जब मेरे दादाजी 2 या 3 साल के रहे होंगे, और मेरी परदादी ने मेरे दादाजियों के समस्त भाइयों को एक साथ पाला था। अंग्रेज़ों के खिलाफ वो लड़े थे। ग्रेजुएशन के समय उन्हें डेंजरस स्टूडेंट उस समय एक होता था, वो खिताब अंग्रेज़ सरकार द्वारा दे दिया गया था और इसके चलते वो ग्रेजुएशन भी अपनी पूरी नहीं कर पाए थे। तो वो जीवट वाले आदमी थे
किसी चीज़ से डरते नहीं थे और मैंने उनसे सीखा है कि ईमानदारी से काम कीजिए, अपने लोगों के लिए काम कीजिए। वो राजनीति में आने की मेरी प्रेरणा है और मैं समझता हूँ कि पद बाद में है, लेकिन वो हमेशा चाहते थे कि मैं अपने लोगों की सेवा करूँ जो बन पाए मुझसे। और मैंने 15 साल पद पे रहा हूँ या नहीं रहा हूँ, छोटे बड़े स्तर पे हमेशा मैंने यही कोशिश की है कि जो कुछ सुविधा अपने लोगों तक पहुँचा सकूँ। जिन लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, जिन लोगों ने शेरे बिहार को शेरे बिहार पहुँचाया है, तो एक छोटी सी कोशिश है उनको कुछ वापस करने की। आप अभी तक आरजेडी में थे, फिलहाल जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं, तो पिछले 5 साल देखा जाए तो आप विपक्ष की भूमिका में थे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से नीतीश कुमार सरकार के 3 अच्छे काम क्या थे? 3 साल विपक्ष की भूमिका में थे। मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण काम नीतीश जी का, जो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, अगर 5 साल में आप पूछ रहे हैं ना, तो क्षेत्र के बनिस्पत मैं आपको बता दूं, 3 बड़े काम देखिए। एक मानवीय भावना है, मानवीय भावना से जुड़ा हुआ उन्होंने एक कार्य किया। पोस्टमार्टम हमारे यहाँ होता था, कोई दुर्घटना होती है या कोई घटना होती है, उसके बाद जो लाश का पोस्टमार्टम होता है वो कराने के लिए यहाँ से हमें 40 किलोमीटर दूर दानापुर जाना पड़ता था और जाने के क्रम में घंटा 1.5 घंटा लगता था। फिर पोस्टमार्टम कराते थे, फिर घंटा 1.5 घंटा पोस्टमार्टम करा के वापस आते थे। तो मैंने उनके सामने ये मांग रखी थी कि हो सकता है कभी कभी 5 बजे के बाद सरकारी नियम है कि पोस्टमार्टम नहीं होता है जब तक कि जिला मजिस्ट्रेट का या डीएम का ऑर्डर नहीं हो, तो रात भर वहीं लाश के साथ बैठे रहते थे लोग पोस्टमार्टम कराने के लिए। मैं खुद भी 2-3 बार ऐसे परिस्थिति में गया हूँ, वहाँ बड़ा दुखद था। मैंने उनसे मांग की थी, हमारे यहाँ अभी भी सदर अस्पताल का दर्जा नहीं मिला है हमारे अनुमंडलीय अस्पताल को, लेकिन जो मापदंड है वो अलग है और पोस्टमार्टम की सुविधा आज यहाँ चालू है। इसके अलावा हमारे यहाँ कई काम हुए हैं। 98 के बाद आप देखेंगे मैंने और माननीय सांसद रामकृपाल जी यहाँ बैठे हुए हैं। आपने से गिनाया, 2 नहीं, मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, आप मुझे 5 मिनट समय दीजिए, मैं सब कुछ बता दूँगा फुर्सत से। तो अब चालू करते हैं कि ये सम्मिलित प्रयास था, ये कोई मेरा अकेले का नहीं था। हम विपक्ष में भी थे तो सर का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा हमें, चाहे अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय जो है उसका निर्माण हो रहा है यहाँ, ये पिछले 5 सालों में किया गया कार्य है। अनुमंडलीय कारागार है, आपका 50 बेड का नया अस्पताल बन रहा है, अनुमंडलीय अस्पताल वो है। उसके अलावा आपका उच्च शिक्षा के लिए जो है ITI की स्थापना हुई है। उसके अलावा एक ANM स्कूल यहाँ खुला है। इसके अलावा आपको सर ने 4 बड़ी सड़कें लाई हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का सम्मिलित सहयोग था। आपका पालिया तौला पथ है, सिकरिया इमामगंज पथ है, शहर रामपुर दुल्हिन बाजार पथ है और एक पाली अकबरपुर पथ है। इसके अलावा और भी कई कार्य हैं। एक पथ अभी कुछ दिन पहले जी, और धरना बांध का कार्य हुआ है। सुलिस गेट का 3 बड़े कृषि के क्षेत्र में 3 बड़ी संरचनाएं हैं। धरना बांध में सर का विशेष योगदान था। धरना बांध स्लुइस गेट संरचना है वो हमारे यहाँ बनी। उसके अलावा एक बालाबिघा में छिलका है, बालाबिघा मार्ग की जो झूलाटी छिलका है, वहाँ पे एक स्लुइस गेट की संरचना बनी। उसके अलावा आपका बालाबिघा में एक स्लुइस गेट का संरचना है वो बना। दुल्हिन बाजार के अंदर एक 30 बेड का अस्पताल CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर प्रस्तावित है। इसके अलावा और भी ऐसे कई कार्य हैं जो मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के कार्य हैं, वो इसके अलावे हैं। ठीक बात है। 3 कमियां मुझे बताइए अब आप, क्योंकि आप 3 साल विपक्ष में भी रहे हैं। जी बिल्कुल। 3 कमियां हैं कि योजनाएं निश्चित रूप से बहुत अच्छी रही, लेकिन कहीं कहीं क्रियान्वयन में जो है पदाधिकारी लापरवाही बरतते हैं और हम शिकायत करते हैं। कुछ सुनवाई भी होती है और कुछ सुनवाई का कार्य प्रक्रियाधीन भी है। सबसे पहला ये हो गया, उनकी जिसकी नीयत साफ हो उसका कार्य दिखता है, उनका कार्य दिखता है, लेकिन जहाँ कमी होती है वो मैं बताऊंगा, चूँकि वो मेरे नेता हैं। और मतलब मेरे ख्याल से इसके अलावा उनकी आप नीतियाँ देखिए। अब आप देखिए आरक्षण का मामला है। सबसे पहले उनकी ये सोच थी न्याय के साथ विकास के क्षेत्र में महिलाओं को आरक्षण हो, पंचायती जो चुनाव होते हैं उसमें। फिर आपका जो ये कार्य है ये अति पिछड़ा पॉजिटिव गिनाने लगे। मैं 2, आपने एक कमी गिनाई, 2 कमियां मैं और जानना चाहूँगा।
और बेहतर हो और बेहतर मेरे ख्याल से पिछले 5 साल में उन्होंने काफ़ी किया है, वो बेहतर करते जा रहे हैं। पर जब हम लोग घूम रहे हैं पूरा बिहार, तो बिहार का यूथ, क्योंकि आप युवा नेता हैं उस लिहाज से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यूथ बड़ा नाराज दिखता है, खास तौर पर हाँ, रोजगार के रोजगार का मुद्दे की बात करें, चाहे शिक्षा के स्तर की बात करें। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप पूर्ववत नीतीश जी के जो 15 साल का कार्य है उसके पूर्ववत 15 साल का कार्य देखेंगे तो 95,000 रोजगार का ये मतलब जो नौकरियां दी गई थी, पद सृजित होकर के नौकरियां मिली थी, और ये संख्या जो है पिछले 15 सालों में एक तरफ 95,000 है और एक तरफ 6 लाख नौकरियां दी गई हैं पिछले 15 सालों में। और पिछले 5 साल में अपने क्षेत्र के बनस्पत मैं कुछ बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ से आप समझ सकते हैं कि नौकरियाँ हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा चीन ले जाता है। हर सामान मेड इन चाइना है, मैन्युफैक्चरिंग वहाँ है, तो जाहिर सी बात है हमारी नौकरियाँ धीरे धीरे वहाँ जाती हैं, ठीक है। लेकिन उसमें एक मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं उनका 3 तारा है और चीन के झंडे पे 5 तारा है। उनसे कहिए कि चीन हमारी दहलीज पे खड़ा होकर के हमारी ज़मीन छीनने की कोशिश कर रहा था, वो इसको क्रिटिसाइज़ कर दे, नहीं कर पाएगा। उनसे कहिए कुछ दिन पूर्वत रामविलास पासवान जी दलितों के प्रतिष्ठित नेता थे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर दे, वो नहीं कर पाएगा। उनसे कहिए कि हमारे क्षेत्र पालीगंज में 3 महान विभूति हुए, बाबू श्री कन्हई सिंह जी, बाबू चंद्रदेव प्रसाद वर्मा जी और बाबू राम लखन सिंह यादव जी, तीनों स्वर्गीय हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर देगा, नहीं कर पाएगा। मैं दिल से ये काम कर। चीन का मुद्दा क्या यहाँ पर बिहार के जो लोकल मुद्दे हैं उनमें शामिल किया जाएगा, क्या वो मुद्दा बनेगा? देखिए, हम सब भारत देश के निवासी हैं, तो आपको लगता है कि ये मुद्दा मतलब पालीगंज भारत के बाहर है? मुझको नहीं लगता है। मुझको लगता है कि पालीगंज बिल्कुल भारत देश का हिस्सा है, और ये मुद्दा बने या नहीं बने, बाज़ारों में बोला जाए या नहीं बोला जाए, लेकिन ये मुद्दा लोगों के दिलों में है। संदीप सौरभ 3 तारे आपने जो गिनाए, CPI M के यहाँ से, CPI ML माले के यहाँ से प्रत्याशी महागठबंधन की तरफ से क्षेत्र में लोगों ने कहा कि वो आपको अच्छी खासी टक्कर दे रहे हैं, आपके स्वजातीय भी हैं। हाँ, स्वजातीय हैं, तो मेरे ख्याल से जात पात यहाँ मापदंड रखेगा, वो साथ में बाहरी भी हैं। संभवतः मुद्दों की पकड़ और समझ उनको कितनी है वो आप उनसे पता करेंगे। मेरे ख्याल से नगण्य है। यहाँ से लोजपा प्रत्याशी हैं उषा विद्यार्थी, 2010 में भाजपा से जीती भी थी, और उनके लिए भी बड़ा कहा जा रहा है कि भाई, क्योंकि लोजपा बीजेपी के साथ तो है नहीं, और तमाम लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है वो, तो उस पर क्या कहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से एनडीए एकत्रित है और फिलवक्त लोजपा उसका हिस्सा नहीं है, ये स्पष्ट है। और लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है। अगर वो पार्टी से सब कुछ ले लेना चाहती हैं, उसके बाद भी गठबंधन के खिलाफ जाना चाहती हैं, तो उन्हें मुबारक हो। तो वो तो एलजेपी से हैं। हाँ, एलजेपी से हैं तो अलग लड़ रही है। हाँ, तो क्या है, मैं तो बोल ही रहा हूँ, लोकतंत्र है, उनको लड़ने का अधिकार है, लड़ने दीजिए। बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ सहयोग कर रहे हैं आपका? हाँ, मुझे विश्वास है बीजेपी के कार्यकर्ता सहयोग कर रहे हैं। हम कह रहे बतौर विधायक आपके जो 3-4 बड़े काम हों जो आपको लगता है कि लोगों को देखने चाहिए? मैं तो पूर्वतः आपको गिनाया ही है जो मैंने क्षेत्र में नीतीश जी के नेतृत्व में काम किया है। अच्छा, अगली बार, इस बार जब चुने जाते हैं, अच्छा, एक काम तो आपको सामने ही दिख जाएगा। हमारे यहाँ सार्वजनिक शौचालय नहीं थी, ना पालीगंज में ना दुल्हिन बाजार में। दोनों जगह निर्माण करवाया गया। सर के द्वारा भी एक निर्माण करवाया जा रहा है पालीगंज में सार्वजनिक शौचालय का। यही है। अब की बार अगर विधायक बनते हैं, चुने जाते हैं, तो आपको लोग सुन रहे होंगे, सुनेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या करेंगे उनके लिए? काम करूंगा, दिल से काम करूंगा। मुद्दों की पकड़ है मुझे। एक महाविद्यालय चाहिए, दुल्हिन बाजार में एक बाईपास चाहिए। हमारे यहाँ नगर पंचायत का मामला अटका हुआ है, मैं काम करूंगा। जाते जाते बस आपसे 2-3 नेताओं पर टिप्पणी चाहूँगा। पहला, तेजस्वी यादव। छोड़ आया हूँ, फिर भी कुछ उनके बारे में आप क्या छोड़ आया हूँ तो छोड़ आया हूँ, आगे कुछ नहीं बोलूँगा मैं। चिराग पासवान। चिराग पासवान को उनकी राजनीति मुबारक हो। वोट काटने की राजनीति होती है तो मुबारक हो। और वो तो कह रहे हैं कि चुनाव बाद तो हम बीजेपी के साथ आ गए। वो कह रहे हैं, मैं नहीं मानता हूँ ऐसा। बीजेपी उनको स्वीकार करेगी, मुझे नहीं लगता है। बल्कि
नीचे एक मैसेज जा रहा है, उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? वो भी टीम है या बाद में सरकार बन जाए? इस तरह का मैसेज मैंने कहीं नीचे पाया नहीं। स्पष्ट एनडीए गठबंधन खुद में स्पष्ट है, उसका वोट स्पष्ट। यहाँ पे विशेष तौर पे पालीगंज में समाज का कोई ऐसा सामाजिक तौर पे आप देखिए, जातीय तौर पे देखिए, धार्मिक तौर पे देखिए, या संपूर्ण आप पालीगंज की जनता को देखिए, कोई ऐसा कोना नहीं है हमारे क्षेत्र का पूर्वज जो 90 के दौर में नक्सल प्रभावित नहीं रहा है और जिसने नक्सलवाद का दंश नहीं सहा है। हमारे अच्छे लोग मारे गए, बढ़िया मुखिया थे और लोग थे, जनप्रतिनिधि थे जिनकी समाज में प्रतिष्ठा थी। मात्र अपनी नीति पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, उसकी पूर्ति के लिए उन लोगों की हत्या कर दी गई, सरे बाजार हत्या कर दी गई, मात्र इसलिए चूँकि वो लोग चाहते हैं कि सत्ता जो है उसका रास्ता बंदूक की नली से निकले। तो यही है मेरा जवाब। तो ये थे जयवर्धन यादव। आपने पूरी बात सुनी। ये बातचीत आपको कैसी लगी, जवाब कैसे लगे, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। शुक्रिया।